बढ़िया। बच्चा लोग, कल हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में देखा था। एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी होगी, दूसरा कोई भी प्लैनेट हो तो उसकी कितनी होगी। अब जरूरी नहीं है कोई भी प्लैनेट, अगर कोई भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट के अक्रॉस या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के अक्रॉस चाहिए जिसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, सो किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हमने देखा था। कितनी देखी थी हमने? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r, याद आया? और अगर अर्थ की बात करूं, एक्चुअली ये स्मॉल r होता था, अगर हम अर्थ की बात करेंगे सो अर्थ के केस में ये रेडियस होगा। ओके, तो वैल्यू सारी कांस्टेंट है, सब वैल्यू को पुट करने पे एस्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती थी। अब चलो आज हमें ना सैटेलाइट के बारे में देखना है। सैटेलाइट आपको पता है ना, जो किसी भी प्लैनेट या किसी भी अपने अर्थ के अक्रॉस रोटेट कर रहा है। जैसे कि अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो मून अर्थ के आसपास घूम रहा है, या हम जो सैटेलाइट जो साइंटिस्ट सैटेलाइट जाके लॉन्च करते हैं वो भी अर्थ के अक्रॉस में घूम रहा है। तो उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है, जो कि एस्केप वेलोसिटी से काफी रिलेटेड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड एनी प्लैनेट देखा था। हमने बात की थी ना कि अगर हम किसी भी प्लैनेट के यहाँ पे अगर खड़े हैं और यहाँ से पत्थर फेंके या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंके, सो वो अलग अलग मोशन करेगा। अगर हाई वेलोसिटी है तो एलिप्टिकल मोशन करेगा, फिर आप वेलोसिटी बढ़ा दो तो सर्कुलर मोशन करेगा, फिर आप वेलोसिटी ले जाओ 8 किलोमीटर पर सेकंड तक तो वो कितनी एलिप्टिकल मोशन वापस करेगा, फिर उसके बाद पैराबोलिक मोशन एंड वापस हाइपरबोलिक मोशन। ये सब देखा था हमने, राइट? सेम कहानी सैटेलाइट की भी होगी। सैटेलाइट को जितनी स्पीड से लॉन्च किया जाएगा उस तरीके से वो मोशन करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी काफी हाई है बट 8 किलोमीटर के काफी नीचे है, सो वो कौन सा मोशन करेगा? एलिप्टिकल। और एलिप्टिकल आपको हमने कल भी बताया था, कुछ इस टाइप का एलिप्टिकल मोशन होता है। और यहां पे होता है आपका प्लैनेट। बच्चा, प्लैनेट इसके सेंटर पे नहीं होता, प्लैनेट यहां होता है। एक्चुअली अर्थ भी सन के आजू बाजू इसी तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, एलिप्टिकल मोशन में, ऑलमोस्ट एलिप्टिकल। तभी तो कभी ठंडी हो जाती है तो कभी गर्मी हो जाती है। समझ आ रहा है? अगर हम वेलोसिटी को और बढ़ाते हैं, यानी कि अभी 8 किलोमीटर से कम की है तो सर्कुलर मोशन हो जाती है। और अगर हम मान लो वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड तक की बना लेते हैं, एक्चुअली ये 8 एग्जैक्टली 8 नहीं होता है, ये होता है 7.9, बट अप्रोक्सीमेटली हम 8 बोल सकते हैं। तो अगेन एलिप्टिकल हो जाएगा। और जब इसके ऊपर आप जाओगे, यानी कि आप अगर स्पीड बढ़ाते 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 अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाएंगे, सो यही मोशन हो जाएगा क्या? पैराबोला। एंड पैराबोला आपको पता है कुछ इस टाइप का मोशन, एंड ये अर्थ यहां पे। देखो बच्चा लोग, ये सर्कुलर मोशन या एलिप्टिकल मोशन ना एक्चुअली क्लोज मोशन होते हैं, है ना? क्लोज फिगर है ना, देखो ये क्लोज फिगर है, सर्कल एक क्लोज फिगर होती है, बट पैराबोला और हाइपरबोला एक ओपन फिगर होती है। अच्छा, अब अगर सैटेलाइट को अर्थ के या किसी भी प्लैनेट के आजू बाजू घुमाना है तो हमें कौन सा चाहिए? क्लोज फिगर चाहिए या ओपन फिगर चाहिए? इट इज ऑब्वियस क्लोज फिगर चाहिए भाई, आजू बाजू पूरा घूमना है ना। ओपन फिगर होगा तो वो तो चला ही जाएगा। इसका मतलब हमें इसकी वेलोसिटी जो है वो 11.2 से कम की रखनी है, बिकॉज 11.2 से अगर कम वेलोसिटी होगी तो वो सर्कुलर या एलिप्टिकल पाथ पे चलेगा। बट अगर 11.2 हो गई या उससे ज्यादा हो गई, 11.2 से अगर ग्रेटर हो गई तो अगेन हाइपरबोला हो जाएगा। सो ये दोनों ही केस सैटेलाइट के केस में हमको नहीं चाहिए। तो सैटेलाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11.2 से थोड़ी कम मैक्सिमम होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उतनी ही रखो, यहां पे भी रखा जा सकता है, ठीक है? अब उसकी एक वेलोसिटी है, अगर मान लो उसकी वेलोसिटी हम कर देते हैं √gr अर्थ के केस में, तो वो अर्थ के काफी नजदीक घूमेगा, काफी नजदीक। ठीक है, तो यही सारी कहानी अभी हमें कुछ ही देर में देखनी है। ठीक है, बस यही है मोशन ऑफ सैटेलाइट।
जो हमने लास्ट टाइम देखा था वही सारी कहानी। चलिए बात करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ सैटेलाइट की। स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अब अच्छा कोई भी हम प्लैनेट ले लेते हैं, ये जरूरी नहीं अर्थ, कोई भी प्लैनेट है, इसका मास m है और इसका रेडियस r है। ठीक है, चलिए आप स्मॉल r लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं एक काम कैपिटल r लेते हैं, बताता हूं क्यों। अब ये सेंटर से सैटेलाइट को हमने स्मॉल r डिस्टेंस पे दूर पे प्रोजेक्ट कर दिया है। मुझे इसको स्मॉल r लेना था, इसलिए मैंने रेडियस को कैपिटल r लिया। ठीक है, यहां पे ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सो बताओ कि इसकी कितनी स्पीड होगी। अब अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में रिवॉल्व क्यों करता है? बिकॉज उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। हमने कल भी देखा था ना, किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो फोर्स लगेगा, फिर अंदर आएगा, फिर घूमेगा, फिर अंदर आएगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आया? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है। तो ये सैटेलाइट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर या एलिप्टिकल जो भी बोलो। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? mv²/r। ठीक है, r मतलब सेंटर से इसका रेडियस, इसका मास हम ले लेते हैं स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v। तो इसके ऊपर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी हो जाएगी। अब अच्छा क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होती है? अरे कोई एक ऐसी फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट करती है। तो इस केस में कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल बन जाएगी? आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई वही तो है, देखो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अंदर खींचेगी ना, ये इधर आएगा, फिर से इसको अंदर खींचेंगे, इधर आएगा, फिर से इसको अंदर खींचेंगे, यहां आएगा, फिर से अंदर खींचेंगे। यानी कि एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहां पे सेंट्रीपिटल का काम कर रही है। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? Fg = G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अच्छा अब ये दोनों फोर्स तो इक्वल है, 1 = 2, so mv²/r = gmm/r²। यहां से एक r चला गया, एक m चला गया, क्या बचा? v² = gm/r, so v = √gm/r। ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ सैटेलाइट अराउंड एनी प्लैनेट। एंड बच्चा लोग इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? अच्छा देखो ये प्लैनेट से कुछ दूरी पे काम कर रहा है, कुछ दूरी पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी कोई ना कोई ऑर्बिट होगी। बच्चा ऑर्बिट क्या होता है? पाथ ऑफ रिवॉल्विंग। भाई जिस पाथ पे आप गोल गोल घूम रहे हो वो ऑर्बिट। सो ये जो भी ऑर्बिट पे घूम रहा है उसकी स्पीड, यानी कि उसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल स्पीड, और उसको नोटेशन देंगे vo। क्लियर? अच्छा अब अगर मैं पर्टिकुलरली अर्थ की बात करूं, या चले काम करते हैं, अर्थ के केस में भी चीजें तो यही होगी, लेकिन अगर इस प्लैनेट को हम बहुत ही नजदीक ले लेते हैं, आई रिपीट, इस सैटेलाइट को मैं प्लैनेट के बहुत ही नजदीक ले लेता हूं। इफ सैटेलाइट is revolving very close to the planet, अगर बहुत ही पास में आके वो घूम रहा है तो क्या होगा? देखिए ये प्लैनेट है एंड सैटेलाइट जो है वो इतना क्लोज घूम रहा है। अब अच्छा मतलब ध्यान से देखो, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, मैं इसको re लिख लेता हूं, और ये जो डिस्टेंस है देखो, ये यहां से यहां पूरा r हो जाएगा, ये पूरा इतना यहां से यहां तक पूरा r हो जाएगा। लेकिन क्या ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। अरे बच्चा ये कितना होगा? ये 100 किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर होगा, 250 होगा, लेकिन वो इसके सामने किसी काम का ही नहीं है। ये रेडियस कितनी है? अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, और इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसको 100 किलोमीटर ले लूं, 200 किलोमीटर ले लूं, तो यार कोई आंसर ही नहीं बनेगा। मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इक्वल। हाँ अगर ये 1000 किलोमीटर होता,
15,000 किलोमीटर होता या 1500 किलोमीटर होता तो चीजें अलग होती, तो फिर हमको इसको कंसीडर करना पड़ता। बट इसके कारण कोई चेंज आता नहीं है, इसलिए हम क्या ले लेंगे, स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, इसको यहां पुट कर दो। देयरफॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ gm बाय कैपिटल R। ये आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर वो उसके नजदीक चल रहा है तो, उसके नजदीक चल रहा है तो। अब अगर दूसरा कोई प्लैनेट है तो उसकी रेडियस अर्थ है तो अर्थ की रेडियस, समझ आ रहा है? ओके। अच्छा, हमने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन देके रखी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मुझे ना स्मॉल जी के टर्म्स में ये फॉर्मूला को लेके आना है। अब स्मॉल जी क्या होता है, gm बाय r स्क्वायर। ये सुनो, पहले भी बहुत बार देखा है। किसकी कमी है, r स्क्वायर की कमी है। तो एक काम करते हैं, यहां r मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, gm re अपॉन re का स्क्वायर। मैंने क्या किया, r को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्यों ऐसा किया, बिकॉज मुझे नीचे स्क्वायर चाहिए था। सो अब देखो ये क्या हो जाएगा, gm बाय r स्क्वायर स्मॉल हो जाएगा, GRE and orbital velocity of Earth if it is revolving very close। बच्चा ये किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर एनी प्लैनेट। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर अर्थ के लिए। बिकॉज दूसरे प्लैनेट की एक्सेलरेशन कितनी होगी हमें नहीं पता, हमें अर्थ की एक्सेलरेशन पता है। और ये जो केस है, ये केस कब का है, जब प्लैनेट अर्थ के या प्लैनेट के बहुत ही नजदीक रिवॉल्व है। अगर वो नियर नहीं, अगर वो दूर है, फिर हमें ये रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें, बच्चा जरा ध्यान से देखना। अब है ना, हम रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी देख रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ हर किसी को? चलिए, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अच्छा लोग, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr, है कि नहीं? और अभी अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने देखी रूट gr। एक काम करते हैं, इसका रेशियो ले लेते। चलिए, VE बाय V नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gr। देखो दोनों रूट में है तो हम रूट को अंदर एक साथ लिख सकते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस। यस और नो? gr कट, क्या बचा, रूट 2, नीचे 1, ऊपर रूट 2 बचा, नीचे 1 बचा, तो 1 को स्क्वायर रूट के बाहर लिख लिया। सो कई बार आपको एग्जाम में रेशियो पूछता है, ये रेशियो आपको याद रखना है, रूट 2:1। एस्केप वेलोसिटी इज टू ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2/1। अब एग्जाम में इसका उल्टा हो तो फिर इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखना। ये रेशियो किसका है, एस्केप अपॉन ऑर्बिटल का, एस्केप अपॉन ऑर्बिटल का। क्लियर? अब अगर एग्जाम में ऑर्बिटल इज टू एस्केप पूछता है तो फिर इसका 1/√2 लिखना पड़ेगा। वो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब अच्छा, यहां से एक और रिलेशन निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो। मैं ये इसको यहां लेके जाता हूं, ऑर्बिटल को इधर लेके जाता हूं। सो VE इज इक्वल टू रूट 2V नॉट। ये एक रिलेशन बहुत ही फेमस है, 2011 JEE में इसके डिपेंडिंग एक क्वेश्चन आया था जो अभी हम करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? एक तो आपको रेशियो याद रखना है और दोनों के बीच का ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है? अगर रिलेशन याद नहीं रहता कोई बात नहीं, आपको दोनों की फॉर्मूला याद है, खुद रेशियो निकाल लो उसी समय। क्लियर बच्चा लोग? ओके। अच्छा बच्चा, एक चीज और मैं आपको पहले बताना भूल गया था। देखो, अगर मैं अर्थ के लिए बात कर रहा हूं, सो ये V नॉट, देखो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्मॉल g कांस्टेंट 9.8, RE कांस्टेंट 6.4 × 10⁶ मीटर। जब आप दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 7.9
किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आप किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के और बाहर 8 किलोमीटर पर स्पीड के वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे तो वो अर्थ के बहुत नजदीक घूमेगा, अर्थ के बहुत ही नजदीक घूमेगा। बच्चा ये चीज कब होगी? जब अर्थ के नजदीक होगा तभी इतनी वेलोसिटी होगी, हमेशा नहीं होगी। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, देखो वेलोसिटी पहले आएगी ना, आप जितनी वेलोसिटी से उसको फेंकोगे या उसको स्पेस में प्रोजेक्ट करोगे, सो आपने जितनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया उसी समय ये चीज होगा। अच्छा, जब 8 किलोमीटर पर सेकंड है तो उस समय मोशन कैसा है? एलिप्टिकल। कैसा मोशन है? एलिप्टिकल। तो याद रखना कि इस समय एलिप्टिकल मोशन करेगा हमारा सैटेलाइट। ओके बच्चा लोग, सॉरी, इट्स नॉट एलिप्टिकल, इट्स सर्कुलर मोशन। अर्थ के सराउंडिंग सर्कुलर मोशन करेगा अगर आप 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको फेंकोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे सामने है 2011 आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि अभी जेईई एडवांस के नाम से जाना जाता है। अब उसमें क्वेश्चन था, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ऑर्बिट। देखिए, एक अर्थ है, अर्थ के किसी ऑर्बिट पे वो एक सैटेलाइट चल रहा है, कितने स्पीड के साथ? v स्पीड के साथ। देखो नीचे कहा हुआ है, An object of mass m is ejected from satellite। और किसी एक समय इसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट को बाहर फेंका गया जिसका मास था m, such that it escapes the velocity। बच्चा, इसको इतनी स्पीड से फेंका गया है कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब इस मास की जो वेलोसिटी होगी वो एस्केप वेलोसिटी होगी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एक ऐसी स्पीड जो ग्रेविटेशनल पुल से उसको बाहर निकाल देवे, यानी कि जो भी स्पीड होगी ये एस्केप हो जाएगी। ओके, फिर क्या बोला हुआ है? इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज v, सैटेलाइट की स्पीड कितनी बोली है? v। बच्चा, स्पीड तो हमेशा टेंजेंशियल ली जाती है, स्पीड हमेशा टेंजेंशियल ली जाएगी, या तो सेंट्रीपिटल भी आप बोल सकते हो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या नहीं? ओके, अब फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हमको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सो बच्चा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ mv²। इसके लिए हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। आपको बोला हुआ है एट द इंस्टेंट ऑफ इजेक्शन, जिस समय इजेक्शन किया गया उस समय काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चा, इसके पास एक ये वेलोसिटी है, एक ये वेलोसिटी है, बोलो है क्या नहीं? अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास इनटू v²। अब क्या हो जाएगा? तो बच्चा, हमने एक फॉर्मूला देखी थी, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखा था अभी कुछ देर पहले। क्या इसकी मदद वहां पे ले सकते हैं? यस। एक काम करो, ये ve के बदले इसको वहां रख दो। किसी भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहां से एक चीज हमको ये भी पता लग रही है कि एस्केप वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, यानी इससे ये वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी। बच्चा यार 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे जब हमने उसको फेंका तो वो रिवॉल्व कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन में। एस्केप कब होता है? जब 11.2 हो या उससे ज्यादा हो। तो सीधी सी बात है कि एस्केप ऑर्बिटल से ज्यादा होने वाली है। सो यहाँ पे हाफ m ve के बदले आप रख दो √2 v0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m 2 v0 स्क्वायर। वो सही है? √2 का स्क्वायर 2, यहां से 2 मर गया। अच्छा, v अभी फिलहाल हमको देखो v बोला हुआ है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी v बोला हुआ है, तो मैं इसको v लिख लेता हूं। सो ये क्या हो जाएगा? mv² एंड mv² इज द राइट आंसर। जेईई या एडवांस का क्वेश्चन हमने एक ही मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बच्चा, अब अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के आजू बाजू घूम रहा है तो कितने टाइम पीरियड में घूम रहा है? टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। जैसे अर्थ सन के आजू बाजू 365 डेज में घूम रहा है, सो 365 उसका टाइम पीरियड हो गया। वैसे ही हमें किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड देखना है। अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या देखा है?
हमने देखा एस्केप वेलोसिटी होती है √2 gm बाय r, या तो फिर इसको हम लिखते थे √2 gr, ये अर्थ के केस में और ये वो भी प्लैनेट के केस में। और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने देखा √gm बाय r या तो फिर √gr, अगेन ये किसी भी प्लैनेट के लिए और ये अर्थ के लिए। फिर हमने देखा कि जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाती है। यस, ओके। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है बच्चा। अगर ये मैं ले लेता हूं कोई प्लैनेट, अर्थ नहीं कोई भी प्लैनेट, और ये सैटेलाइट इसके आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। तो बच्चा एक बात बताओ, इस पूरे समय में देखो हमारे पास एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अच्छा, टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। सो मैं क्या करता हूं, टाइम के बदले कैपिटल टी लिख लेता हूं। अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा सोच के बताना। ये प्लैनेट जब पूरा एक बार रिवॉल्व करेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। यहां से निकल के वापस यहां आ गया, 0 हो गया ना। अरे क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, हम तो बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई r। बच्चा कंफ्यूज, अरे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना, डिस्टेंस थोड़ा ना 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड को हम ले लिख लें। अच्छा, किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, मतलब ये वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, ऑर्बिटल। अरे यार, प्लैनेट के बाहर कहीं भी वो घूमेगा तो वो कोई ना कोई तो ऑर्बिट ही होगा ना। अभी वो नजदीक नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी थोड़ा दूर है। सो यहां से कहानी क्या हो गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट के लिए ये रही। सो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन रूट ऑफ gm बाय स्मॉल r, ठीक है। जैसा डिस्टेंस यहां पे हमने कैपिटल लिखा है बट एक्चुअली स्मॉल r यहां पे लिखा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 पाई r अपॉन रूट gm अपॉन r के पावर में 1/2। मैंने क्या किया, gm को रूट का रूट में रहने दिया और r के बदले, r जो रूट में था, रूट के बदले मैंने पावर में लगा दिया 1/2, है ना। रूट के बदले हम पावर में 1/2 लगा सकते हैं, हमने सीखा हुआ। इसको ले जाते हैं ऊपर। सो 2 पाई, बच्चा ये r है, इसके पावर में 1 है, ये जाएगा इधर ऊपर तो ये प्लस हो जाएगा। अगर वेरिएबल सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, मैथ्स में सीखा था हमने। तो अब ये एक्चुअली ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 प्लस 1/2, नीचे क्या बचेगा, रूट ऑफ gm। सो यहां से हो गया 2 पाई r 3/2 अपॉन रूट ऑफ gm। यह आ गया हमारा आंसर। टाइम पीरियड की फॉर्मूला यहां से हमको मिल गई, ठीक है। किसी भी सैटेलाइट पे अगर कुछ डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व कर रहा है सो इतना टाइम उसको लगने वाला है। क्लियर, ओके। अब अच्छा, इसको अगर मुझे स्मॉल g के वैल्यू में लाना हो तो, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म्स में लाना हो तो, देखो फिलहाल मैं इसको बोल रहा हूं, चलिए अर्थ के लिए भी है, अर्थ के लिए वैल्यू ही होगा ना, g और m अर्थ का हो जाएगा और ये r भी अर्थ के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे अर्थ के लिए यहां पे स्मॉल g चाहिए, हमको पता है कि स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर। इसको उठा के यहां ले आओ। सो gr स्क्वायर इज इक्वल टू gm। सो gm के बदले ये लिख दो वहां पे, t इज इक्वल टू 2 पाई r 3/2 अपॉन रूट ऑफ gr स्क्वायर। बड़ा सही है। सो ये भी आपकी एक टाइम पीरियड की फॉर्मूला है, ये भी है और ये भी है। अगर मान लीजिए कि इस समय प्लैनेट सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के बहुत ही नजदीक है, यानी कि जो पहले हमने केस देखा था, दोबारा वही केस देख रहे हैं। इफ satellite is very close to the planet, इसको हटा दो एक बार। FC is equal to FG क्या है?
सो यहाँ पे क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R। मतलब प्लैनेट का जितना रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा अगर ये काफी क्लोज होगा तो। यस और नो? सो चलिए काम करते हैं, जहां जहां स्मॉल r आ रहा है वहां कैपिटल R रख दो। सो t इज इक्वल टू 2 पाई r 3/2 अपॉन रूट ऑफ gm, या तो फिर t इज इक्वल टू 2 पाई r टू द पावर में 3/2 रूट ऑफ g r स्क्वायर। आप फिर से यहाँ पे इसको r को पार निकाल के -2 कर सकते हो, तो फिर आगे की कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, जरा यहाँ ध्यान दो। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर किसी हाइट पे है तो वो g डैश लिख देते हैं। अगर मुझे g बोलना है तो मुझे यहाँ पे प्लैनेट की रेडियस लेनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में अगर देखो 9.8 कब आएगा, जब आप अर्थ की रेडियस लोगे। लेकिन अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है या अर्थ के नीचे, तो हम r अलग लेते थे। याद आया? हमने स्फीयर के ऊपर स्फीयर के नीचे पूरी कहानी लिखी थी। सो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल R रहेगा तो यहाँ पे भी कैपिटल R आ जाएगा। ये ऊपर स्मॉल r रहेगा, बिल्कुल सही है, ऊपर स्मॉल r ही रहेगा लेकिन नीचे कैपिटल R रहेगा। अब अगर यही चीज को वेरी क्लोज ले लिया जाए तो ऑब्वियसली r इज इक्वल टू R हो जाएगा। बट एक काम करते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से इसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे नीचे gm, नीचे है रूट gm। अच्छा अब यहां की बात करते हैं वापस। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? gm/r²। क्या यहाँ पे r² है? नहीं। एक काम करते हैं यहां से कहानी शुरू करते हैं। चलिए फिर से, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ऑब्वियसली स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली कैपिटल R, सो डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड। ओके, 2 पाई r अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? gm/r। यस और नो? ओके, यहां पे देखो इसके लिए क्या चाहिए स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। सो ये r नीचे लिख लेते हैं 2 पाई r अपॉन रूट ऑफ gm/r²। तो बच्चा क्या इसके बदले मैं स्मॉल g लिख सकता हूं? यस। सो 2 पाई r अपॉन रूट ऑफ स्मॉल gr है क्या नहीं? ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो बहुत बार ना आपने एक फॉर्मूला देखी होगी टाइम पीरियड के लिए, वो फॉर्मूला का उसके पैटर्न में आपको बताना चाहिए। ये राइट है, हम पहुंच गए, बट इसको एक अलग तरीके से लिखा जाता है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये r के बदले 2 पाई, ये जो r है क्या मैं इसको रूट r इंटू रूट r बोल सकता हूं? और नीचे हमारे पास रूट g इंटू रूट r, मैं उसको अलग अलग ले लेता हूं। देखो रूट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको एक साथ भी लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर, या अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हमने 9th में सीखा था। सो मैंने क्या किया, पहले तो r के बदले रूट r इंटू रूट r कर दिया, दूसरा इसको अलग अलग कर दिया। सो एक तो एक कट हो गया, क्या बचा? इसको एक साथ लिख लेना। सॉरी, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ r/g। ये फॉर्म, इस फॉर्मूला का ये फॉर्म बहुत ही फेमस है और आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l/g। बेटा यही फॉर्मूला है ना, हमको पेंडुलम के समय देखेंगे। जब कोई पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, अगर आपको याद हो तो आपके चैप्टर नंबर 2 में हमने कई सारे एग्जांपल लिए थे। कुछ ऐसी फॉर्मूला हम लिखते थे 2 पाई रूट ऑफ l/g, जहां पे l लेंथ होती थी। यही चीज अपने को देखने को मिलती है एक एटम के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम भी इतना ही हो जाता है। तो ये चीज एक्चुअली वो हर जगह वैलिड है जो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक आखिरी चीज बेटा यहां ध्यान दो, कॉन्सेप्चुअल बात है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, जरा इधर ध्यान देना, ये कंडीशन कब होगी बेटा, ये टाइम पीरियड कब होगा, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज होगा, अर्थ के बहुत क्लोज होगा, तब ये कहानी आएगी, हमेशा नहीं आएगी। अब अगर मान लो अर्थ के नजदीक नहीं है, अर्थ के दूर है, सो कितना दूर है या कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए टाइम पीरियड और रेडियस के बीच का एक रिलेशन है। देखो जरा, देखो बेटा यहां पे 2 पाई कांस्टेंट,
रूट जी कांस्टेंट, कैपिटल आर मतलब जो भी प्लैनेट होगा उसका रेडियस, तो वो भी कांस्टेंट। क्या हम ऐसा कह सकते हैं टी इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, सॉरी नॉट दिस वन, ये सब कांस्टेंट है। इसके बदले मैं k रख लेता हूं, k एक कांस्टेंट है जो इसकी वैल्यू के बराबर है, कोई भी एक अभी के लिए कांस्टेंट है। सो ये r3/2, बोलो सही है? क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं t इज प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2? भाई ये प्रोपोर्शनल है ना, कांस्टेंट है। आपको पता है कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं, इसका उल्टा कर दिया, कांस्टेंट था हमारे पास, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। तो अच्छा मेरे को ये 3/2 हटाना है, मैं काम करता हूं, जरा यार ध्यान से देखना, मैं दोनों जगह स्क्वायर कर लेता हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं t स्क्वायर इज इक्वल टू r पावर 3। ये है रिलेशन टाइम पीरियड फॉर एनी ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, यानी कि रेडियस प्लैनेट से कितनी दूरी पे होगा और सैटेलाइट कितनी दूरी पे होगा और उसके डिपेंडिंग कितनी उसकी टाइम पीरियड होगी, ये बताता है हमें रिलेशन। t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। समझ आ रहा है? ये रिलेशन आपको याद रखना है। वन मोर थिंग बच्चा, आपको ना एग्जाम में कई बार ना इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है इसके रिलेटेड, बस कॉन्सेप्ट इतना ही था। आपको वो दिया जाएगा कि अ सैटेलाइट इज एट r altitude टू द अर्थ या टू द प्लैनेट, जो भी बोला गया। इसका मतलब क्या है कि प्लैनेट से r डिस्टेंस की दूरी पे हमारा सैटेलाइट रखा गया है, r ऑल्टीट्यूड टू द अर्थ। अब देखो अर्थ की रेडियस r, डिस्टेंस r, सो टोटल हम तो क्या लेते हैं, हम तो टोटल डिस्टेंस लेते हैं। सो एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल r क्या हो जाएगा, r प्लस r 2r। समझ आ रहा है? ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए तो समझ जाना कि ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि ये प्लैनेट, सॉरी सैटेलाइट प्लैनेट से कितनी दूरी पे है, ठीक है। अगर मैं इसको इन जनरल अगर मैं इसको h बोल के चलूं, सो r स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि अ सैटेलाइट इज एट 2r ऑल्टीट्यूड, 2r ऑल्टीट्यूड मतलब कि ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r, h की वैल्यू हो जाएगी 2r, सो 2r प्लस r कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3r, ठीक है। मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस लेना है वो आपको ये बताएगा। ये डिस्टेंस कितना देगा, प्लैनेट के ऊपर वाला, अंदर तो रेडियस हमको पता है। समझ आ रहा है? सो ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। सो बच्चा लोग, आज का लेक्चर हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आज हमने देखा कि कोई भी सैटेलाइट प्लैनेट के आजू बाजू किस तरीके से मूव करेगा, कौन सी उसकी मोशन होगी, उसके वेलोसिटी के डिपेंडिंग। फिर हमने देखा कि जब वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी से उसका क्या रिलेशन होगा। और लास्टली हमने एक क्वेश्चन भी देखा एंड फाइनली हमने देखा कि टाइम पीरियड रिवॉल्व करते करते कितने टाइम में वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है। सो चलिए बच्चा लोग, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।